अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, तुम्हारे हक में कोई फैसला हुआ होगा जो ये निज़ाम तुम्हें मुनसिफाना लगता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनका जो तीसरा और आखिरी नैब रेफरेंस था जिसका फैसला भी सामने आ गया, जो वो अपील में गए हुए थे सज़ा के खिलाफ, और अपील जो है उसको मंजूर करते हुए जो सज़ा है एहतसाब अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे कलअदम करार दे दिया। आज का दिन ऑफकोर्स नून लीग के लिए एक बड़ा जो है वो दिन है, और मियाँ साहब के आज के दिन इस फैसले के बाद जो इंतखाबात में हिस्सा लेने के इम्कानात हैं वो मजीद रोशन हो गए हैं। एक ही रुकावट इस वक्त सामने नजर आ रही है कि हायल हो सकती है, और वो जो ताहयात नाअहली वाला मामला है उसको लेकर बात की जा रही है कि जब तक वो खत्म नहीं होता, जाहिर है नवाज शरीफ साहब जो है इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन उस मसले का भी कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया है, और बेंच की तश्कील के लिए जो ताहयात नाअहली का मामला है उसको सुनने के लिए एक बेंच की तश्कील का मामला जो है वो भी कमेटी को भेज दिया गया है, उसके सुपुर्द कर दिया गया है। तो देखते हैं कि ये मामला जो है कैसे आगे जाएगा। लेकिन कभी इम्कान इसी बात का है कि जो पार्लियामेंट का जो एक्ट था वो इस सारे मामले के अंदर बरतरी लेके जा सकता है, क्योंकि जो फैसला उस वक्त आया था सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली का, उसके अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई थी कि अगर पार्लियामेंट चाहती है तो नाअहली की जो मुद्दत है उसको लेकर कोई कानून साजी कर सकती है। तो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम है वो हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब जो है उसकी वजह से ये रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो जाए। लेकिन यहाँ पर अभी मामलात और भी बहुत से हैं जिन इंतखाबात में तैयारी के लिए या इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, उन्हीं इंतखाबात को लेकर ऐसा लगता है कि उनके इर्द गिर्द कोई अभाम है, फिर से कोई कन्फ्यूजन है। ये सवाल बार बार उठाया जाता है कि क्या इलेक्शंस होंगे भी वक्त के ऊपर, जो मुकर्ररा वक्त है 8 फरवरी का, कि नहीं होंगे। खुद नवाज शरीफ साहब की अपनी जमात से ताल्लुक रखने वाले अमीर मकाम साहब ने कहा है कि इलेक्शंस अगर कुछ आगे हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फरवरी या जो तारीख बताई जा रही है ये ऐसा वक्त है जिसमें पेशगोई ये की जा रही है कि बर्फबारी होगी कुछ मुल्क के इलाकों के अंदर। ज़ाहिर उनका ताल्लुक उस इलाके से, उस बेल्ट से है, तो वो ये कहते हैं कि अच्छा होगा कि अगर इलेक्शंस मार्च तक मुलतवी कर दिए जाएं। जी, आपने सुना। व्यूअर्स, ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इलेक्शंस मुलतवी होने की सदाएं हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से बुलंद की जा रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसके अंदर उनका कहना यह था कि इलेक्शंस तो मुल्क में होने ही हैं, अगर 8-10 रोज आगे पीछे हो जाएं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जी, लेकिन आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के फर्जंद और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर फरमा रहे थे कि 8 फरवरी की तारीख जो दी गई है वो पत्थर पर लकीर है। जस्टिस फायज ईसा साहब ने वाज़े तौर पे, ताकि कहीं कोने में कंफ्यूजन ना हो, कि फरवरी 8 पे पत्थर में लिखा हुआ है, कोई उस पर बात भी ना करे। इलेक्शंस होंगे। अगर मुझे कोई ऐसे लगता है कि इसमें कोई तब्दीली आया है तो आई बी द फर्स्ट पर्सन टू। जी, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां कंफ्यूजन का शिकार दिखाई दे रही है इलेक्शंस को लेकर, इलेक्शंस के इनेकाद को लेकर, वहीं पर तमाम तर लेवल प्लेइंग फील्ड होने के बावजूद, तमाम तर अदालती रिलीफ होने के बावजूद जो मुस्लिम लीग नून है वो भी ऐसा लगता है कि इंतखाबात से फरार चाहती है। मुल्क में एक मरतबा इलेक्शंस अगर अब मुलतवी हो गए तो फिर किसको पता कि कब इलेक्शंस का इनेकाद हो और क्या सूरत हाल जो है वो डेवलप हो। ये कुछ इशूज़ हैं जिन पर आज की इस नशिस्त में बात करेंगे। हमारे साथ आई एम जॉइंड बाय अ वेरी स्टीम्ड पैनल, सीनियर तज्जियाकार और जर्नलिस्ट हैं इस मुल्क के इम्तियाज़ आलम साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। येट अनदर सीनियर जर्नलिस्ट नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। सर शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त के लिए। और कुछ ही देर में मुजाहिद बरेलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में। इम्तियाज़ आलम साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ अगर। सर आज का दिन ऐसा लग रहा है कि 3 वज़ीर आज़म वैसे सर आज जो है उनको अदालतों का सामना था। एक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाला मामला था, फिर इमरान खान साहब वाला मामला था, और नवाज शरीफ साहब वाला मामला था। अगर हम इमरान खान और नवाज शरीफ का एक कंपैरिजन फिलहाल कर लें तो लोग कह रहे हैं कि एक तरफ एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको लग रहा है कि दीवार के साथ ही बस लगाया जा रहा है, और एक तरफ एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको रिलीफ पर रिलीफ मिलता जा रहा है। और आज तो रिलीफ की मेरा ख्याल है जो आखिरी बारिश थी वो भी बरस गई है, नैब का जो आखिरी रेफरेंस था उसमें भी बरियत हो गई। देखिए, ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि हमारे रियासती इदारे और जुडिशरी इसमें शामिल है। इनके किरदार बदलते रहते हैं इस हिसाब से कि जिस तरह के आप कह रही हैं, इस वक्त तो वाकई ये बड़ा कंट्रास्ट है कि एक तरफ इमरान खान पे मुकदमात की भरमार है और उनका ट्रायल जेल में हो रहा है, एक तरह का क्लोज ट्रायल ही है, हालांकि हुक्म तो ये दिया गया था कि खुला ट्रायल हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब को जिस सूरत के साथ रिलीफ मिला है और उनकी अपीलें जो आई हैं वो कबूल की गई है और बहुत तेजी से और सुबह रफ्तारी से हुई है। उससे पहले हम एक और मंजर देख चुके हैं जब नवाज शरीफ को निकाला गया था अकामा के मामले में। मामला किसी और केस से शुरू हुआ था, खत्म अकामा पे हुआ।
फिर हमने उन्हें जेल जाते देखा, फिर हमने उन्हें ताहयात नाअहल होते देखा। तो ये और फिर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला, और कुछ तकरीबन 100-150 दफा वो पेश भी हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये अलमिया है। जिस तरह उस वक्त नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही थी और इंसाफ का कत्ल हो रहा था, अब तो लगता है कि इंसाफ का कत्ल इमरान खान के केस में हो रहा है, और जो नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही थी उसका इजाला हो रहा है। आज ही मैं जब देख रहा था 12 साल के बाद, 11 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में सदर जरदारी का भेजा हुआ रेफरेंस आया, तो मुझे बहुत ही, मैंने अदालत को देख रहा था और सारी कार्रवाई देख रहा था, और मुझे याद है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे मौलवी मुश्ताक, जिस तरह वो कोर्स कर रहे थे, जिस तरह मिसबिहेव कर रहे थे, और जिस तरह सजा देने पे तुले बैठे थे, तो बड़ा ही खौफनाक मंजर था वो। और उसके बाद जिस तरह उन्हें वो अदलिया जिसने के नजरिया जरूरत के तहत जनरल ज़ियाउल-हक के मार्शल को कबूल किया और उसे जस्टिफाई करार दिया नजरिया जरूरत के तहत, उसने किस तरह अक्सरियत से 4-3 की अक्सरियत से भुट्टो साहब को फांसी की सजा दी। गालिबन ये हमारी जूरिस्प्रूडेंस में ये पहला ऐसा केस था जिसमें किसी को कंस्पिरेसी में, यानी कत्ल करने की साजिश या करने के या मनसूबाबंदी करने के जुर्म में सजा दी गई हो, और वो भी फांसी की सजा। तो मैं समझता हूँ कि ये बाद हमने देखा कि किस तरह जो चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह थे, वो हमारे दोस्त इफ्तिखार अहमद जो हैं, उनके साथ इंटरव्यू में उन्होंने इकरार किया, और जगह भी कहीं इकरार किया, बल्कि तो आप महफिलों में कहते थे कि देखिए हमसे क्या गुनाह कराया गया। सर भुट्टो साहब का तो खैर जो मामला है वो तो आई थिंक खुशाइंद है, अगर उठाया गया है, अगर कोई तारीख की दुरुस्तगी वहाँ पर जो कि ड्यू है हो जाए तो मेरा ख्याल है बहुत मुनासिब अमल होगा। थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ा लूँ आपकी इजाज़त से। नज़ीर गारी साहब, सर भुट्टो साहब वाला मामला तो जैसे मैंने कहा कि वो तो चले एक अलग, वो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन कहा कि 3 साबिक वज़ीर आज़म का मामला जो है वो अदालतों में, लेकिन सर नवाज शरीफ साहब का फैसला जो अभी आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इसको कैसे देखते हैं? जो उनकी सज़ा के खिलाफ अपील थी वो मंजूर कर ली गई सर। अच्छा, हम समझ रहे थे चंद रोज पहले कि मेरिट की तरफ जाएंगे तो पता नहीं कौन कौन सी चीजें नई निकल आएंगी, क्योंकि कोर्ट ने कहा था, माना ही नहीं था कोर्ट ने, जो नैब कह रहा था कि जी हम विड्रा कर रहे हैं और ये हमारा मामला नहीं है और ये हम इससे हाथ उठा रहे हैं। तो इंतहाई काबिल एहतराम कोर्ट ने ये फरमाया था कि नहीं भाई ये कोई तरीका नहीं है, हम जो है इसको मेरिट पर देखेंगे। अच्छा, अब हम समझ रहे थे कि मेरिट क्या होगा भाई, अब इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ फंस गए, हम ये समझ रहे थे, अंदाजे लगा रहे थे, लेकिन मेरिट भी यही था जो मनशाए सरकार थी। अच्छा, जो भी मंशा थी वो हो गया है, यानी कि अब ये भी तय हो गया है कि इन मसाइल से मियां नवाज शरीफ को निकाल दिया गया है। वो आखिरी मसला बाकी है, और आखिरी मसले के बारे में हम बहुत ज़्यादा कह भी रहे थे, बात भी कर रहे थे कि जनाब वो तो ताहयात नाअहली हो चुकी है। तो अब इस पर भी कार्रवाई होने जा रही है। तो माशाल्लाह ये आज एक लाडले के लिए ये कुछ हो रहा है, कल लाडले कुछ और हो रहा था, और ये आने वाला कल है। मैं दीवार नहीं, लेकिन लगाई साहब इसके अंदर फिर एक सवाल बनता है, क्योंकि अभी आपने कहा कि कल एक लाडले के लिए कुछ और हो रहा था, आज एक लाडले के लिए कुछ और हो रहा है। नून लीग का सर गिला ही यही है कि कल किसी लाडले के लिए जो कुछ हुआ उसका खमियाजा या कॉस्ट नवाज शरीफ को माजी में भुगतनी पड़ी थी, आज उसका अजाला हो रहा है। तो सर दोनों जो कंपैरिजन आप कर रहे हैं, फिर दोनों में से एक जो वक्त है वो दुरुस्त है और एक गलत है, तो कौन सा आपका क्या ख्याल है कि आज गलत हुआ जुडिशल सिस्टम की तरफ से, या माजी में गलती हुई थी? मैं अर्ज करता हूं कि दोनों के दोनों गमलों में पैदा हुए हैं ना, दोनों की पैदाइश गमले में हुई है, उनको बाकायदा सरकारी खाद से, सरकारी पानी से, और बहुत ही प्यारे लोगों ने बहुत ही प्यार से, एक जर्नैल ने दुआ की थी कि मेरी जिंदगी इसको लग जाए, और लग गई। वो कुछ दिनों के बाद वो उन जर्नैल की जिंदगी जो वो देना चाहते थे वो दे दी उन्होंने, और खुद आसमान की तरफ चले गए थे, और परवाज के दौरान ही चले गए थे। तो वो आर्मी की दुआ कर रहे थे, और उन्होंने गमले में लगाया था। आज से कोई 52 साल पहले एक गमले में लगाया था, और वो वहां परवान चढ़े। ये ताजा जो हैं, जो इसके बाद के जो आजकल मुश्किलात का शिकार हैं लाडले,
ये भी गमले में लगाए गए और उनको गमले में लगाने वालों ने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी और आखिर में तो हद कर दी थी मेहनत की। इतनी मेहनत तो कोई भी नहीं करता है जो इनको इक़्तिदार में लाने के लिए की गई थी और फिर भगाने के लिए भी और ज्यादा मेहनत की गई। तो मैं समझता हूं कि लाडनों के प्यार और मोहब्बत का ये सिलसिला जारी रहेगा, अभी कुछ और चलता रहेगा। आज ये प्यारे हो रहे हैं और वो जो है वो आंखों की ठंडक नहीं है, कल वो फिर आंखों की ठंडक बनने वाले हैं, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। वो फिर आंखों की ठंडक बनेंगे, ये फिर मुश्किलात का शिकार होंगे, ये फिर मुश्किलात का शिकार होंगे। सर ये तो खैर इस मुल्क की सियासत का एक पैटर्न भी है कि सारा कुछ फुल सर्कल वापस आता है। इम्तियाज आलम साहब, सर आपने कहा कि सिस्टम आज अजाला कर रहा है जो कुछ माजी में गलत हुआ। मैंने इब्तदाई में सर जो एक नुक्ता छोड़ा था, जरा उस पर अगर आप कॉमेंट कर दीजिए कि अगर आज सिस्टम अजाला कर रहा है और सारा कुछ सही होता हुआ लग रहा है, कुछ लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ बाकायदा लाडले हैं इस वक्त सिस्टम के, फिर भी ऐसा क्यों कहीं ना कहीं महसूस होता है कि इलेक्शन से नून लीग भी फरार चाहती है? वो चाहते हैं कि कुछ थोड़ा सा मजीद आगे चले जाए, उसमें कोई खराबी नहीं है, वो भी मजीद वक्त चाहते हैं। देखिए ये बहुत अफसोसनाक रिफ्लेक्शन है हमारे इस सिस्टम पे। ये क्या है, इसे क्या क्या कहा जाए, ये जो साइकिल है पूरी स्टेट का, एक तरह की मजाक बन गई है रियासत। रूल ऑफ लॉ की अब क्या बात करें, एक आइन की हुक्मरानी की हम क्या बात करें। 73 का आइन हुआ था पास, तब इत्तेफाक राय से तो ख्याल था मार्शल नहीं आए, तो ज़िया-उल हक मार्शल लगा दिया। ज़िया-उल हक ने 90 दिन में इलेक्शन कराने थे, वो 900 दिन से भी ज्यादा बात आगे चली गई। फिर उसमें जैसे अभी बयान कर रहे थे लगारी साहब, एक नई पार्टी बनाई गई जिसमें से नून लीग निकली, और वो बता रहे थे वो एक गमले में पार्टी बनाई गई थी गैर सियासी इंतखाबात के। फिर हमने देखा कि 2017 में नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, यानी वो बिल्ड करते हैं अपनी पार्टीज, क्लाइंट पार्टीज बनाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें तोड़ते हैं। जब वो थोड़ा ग्रो करते हैं, अपने पाँव पे खड़े होते हैं या आंखें दिखाते हैं। तो हमने नवाज शरीफ के साथ देख लिया। फिर हमने देखा कि 2018 में इमरान खान को भी क्या विशेष गेम है जो पाकिस्तान में चल रहा है। ये तो म्यूजिकल गेम भी नहीं, ये तो बड़ी खौफनाक। कब तक हम यही करते रहेंगे? नहीं सर, लेकिन अगर ये म्यूजिकल चेयर है भी तो ये म्यूजिकल चेयर ये सियासतदान खुद खेलते हैं ना सर। कल जो रिसीविंग एंड पर था सब चीजों के, आज जब वो रिसीविंग एंड पर नहीं है तो सर वो भी तो रियलाइज करें ना कि वो क्यों रिसीविंग एंड पर नहीं है और वो क्यों हमारे पास हमें बड़ा आसान है हम सियासतदानों को बुरा भला कहें। मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि ये सारा मुल्क में जो गैरिजन स्टेट रही है, छावनी की रियासत, और जहाँ पे बार बार मार्शल्ला रहे हैं या बराह रास्त रहे हैं या बिलवास्ता सब कुछ कंट्रोल करते रहे हैं, तो ऐसी सूरत में सियासतदानों के पास सियासी गेम के लिए कोई चाराकारी नहीं छोड़ा चाराकार नहीं। बरेली साहब, पहले आपसे एक राय ले लेती हूँ। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिसीजन आया है, उसको सर किस तरीके से आप देख रहे हैं? यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा ही फैसला आएगा नवाज शरीफ साहब की जो बरियत हो गई अल अजीजिया रेफरेंस में? तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी हो रहा है कि आप देखा आज भुट्टो केस चल रहा है जी। भुट्टो केस में ज्यादा जो सूरत बहुत ही खौफनाक और खौफनाक याद हो, जो सब 9 रुकनी बेंच थी, जो 9 रुकनी बेंच में एक जो पेशावर वाले थे वो लगता था वो टिल्ट से टायर्ड हो गए। एक हमारे कराची वाले जैसे वही थे, वो बीमार हो गए थे, 7 रुकनी रह गई। 3 का ताल्लुक जो सिंध से था, उन्होंने भुट्टो साहब को कहा था कि उन्हें बरियत मिल जाए। जो 3 ने कहा था कि नहीं फांसी दी जाए। अनवारुल हक ने अपना वोट इस्तेमाल किया। यानी उस वक्त ये कहा गया कि छोटे सूबों ने तो ये कहा था कि भुट्टो को रिहा कर दिया जाए और बड़े सूबों के जजों ने कहा था ना करा जाए। आज आप देख रहे हैं जुडिशरी बदकिस्मती से फिर तकसीम हो गई है। यानी एक तरफ तो एक दूसरे आप उन्हें खिलाड़ी को केस पे केस 180 मुकदमे, और यहाँ रिहाई पे रिहाई बरियत पे रिहाई। तो मुझे हैरत है कि अब हम लोग कहते हैं पहले चौधरी को कहते हैं, सना निसार को। मेरा ख्याल है हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। बरेलवी साहब से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके बरेलवी साहब से गुफ्तगू को आगे बढ़ा लेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। सर आप बात कर रहे थे, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। आप कह रहे थे कि एक जो शख्सियत है उनके केस में अब ये हो रहा है कि हर चीज में से देख रहे हैं कि वो बरी ही होते चले जा रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख में जो मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ वक्त का मैं बता रहा था कि भुट्टो साहब का केस जो आज चल रहा है,
अगर आप गौर करें तो उस वक्त और हाई कोर्ट ने भुट्टो साहब को जो है वो सजाए मौत दी थी, मौलवी मुश्ताक ने। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह तकसीम हुई थी, मैंने वो भी आपको तफसील बताई कि जो 9 में से 2 तो खैर रिटायर्ड हो गए थे या बीमार हो गए थे, 7 जो बच्चे उनमें जो बड़े सूबे के 3 जजों ने कहा कि फांसी दो, 3 छोटे सूबों के दौरा पटेल और जिसने उन्होंने कहा कि रिहा कर दो, नानवार ने वोट डाला, लेकिन वो सिलसिला चलता रहा। आप ये और कीजिए कि ये तक नौबत आई कि जब बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को तो नसीम हसन शाह ने जो है वो मंजूर कर लिया, कहा बरतरफी जायज है गुलाम शाह खान के फैसले को, लेकिन नवाज शरीफ के फैसले में दे दिया कि नहीं, नवाज शरीफ वाला बरतरफ हुई है। उस वक्त किसी ने कहा कि लाड़काना के कोर्ट के लिए एक फैसला, लाहौर कोर्ट के लिए दूसरा फैसला। आज जब से आए हैं मियाँ साहब, आप अगर इसके मायने अगर जस्टिस निसार की कोर्टों ने मियाँ साहब को सजा दी थी तो गलती थी तो उन जजों को भी तो लाके उसका ट्रायल किया जाए। आज एक के बाद जिस केस में रिहाई मिली है जो उन्हें 7 साल सजा वतन दी गई थी, तो किन बुनियाद पर ने या उस बेंच ने जो है मियाँ साहब को सजा दी थी, ये भी तो पूछा जाएगा या साथ नहीं। जब आप रिहा कर रहे हैं और 21 अक्टूबर के बाद सिलसिला जारी है कि सजाए मौत की सजा हुई मियाँ साहब को। तो याद है आपको हाईजैकिंग केस में जी जो अक्टूबर 99 में जो हुआ था केस, और उसको जो है फिर वो माफ हुई और फिर मियाँ साहब जो है जिला होकर चले गए थे और से हेल्थ की बुनियाद पर। तो ये जो बदकिस्मती से एक ही ऐसा इदारा है, मैं अभी भी है कहूँगा, और जैसे काजी फायजीसा के बाद एक हद तक लोगों का एतमाद बहाल हुआ है, लेकिन फिर उन जजों की फिर आज क्या हो रहा है, आज भुट्टो केस में इन जजों के कब्रों का ट्रायल होगा ना। उसका जो रेफरेंस नहीं दिया गया था आज तक, ये क्यों केस खोला गया 44 साल बाद। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। यही आपके ज्वाइन करने से पहले यही सवाल मैं भी पूछ रही थी कि ये फैसला फिर कैसे होगा कि ये माजी में गलत थे या ये आज गलत है। थोड़ा सा इस पर भी बात करते हैं। आपने कहा कि कोर्ट पर एतमाद बहाल हुआ है, लेकिन बेंच के अंदर जो डिवीजन है वो सर अभी भी दिखाई दे रही है। आगे चलकर मैं इस पर बात करती हूँ। थोड़ा सा नज़ीर लगारी साहब से पहले ये जो एक सियासी नुक्ता है इस पर कॉमेंट ले लूँ। सर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई कन्फ्यूजन है सर पीपल्स पार्टी के कैंप के अंदर? हमने ये अब दूसरी मरतबा देखा कि बिलावल कोई और बात करते हैं, जरदाई साहब आते हैं तो कोई और बात करके चले जाते हैं। उन्होंने कहा जी हो जाए थोड़े बहुत इलेक्शन आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलावल कहते हैं 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है। नहीं है वही सूरत हाल, और पता नहीं किस माइंड सेट में जरदारी साहब जो हैं वो 8-10 दिन का रिलीफ मांग रहे हैं। हाँ। वो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है। जरदारी साहब की बातें जो हैं वो हमें भी इस तरह से समझ में नहीं आती हैं कि वो आखिर इस बात से क्या मतलब लेना चाहते हैं और उसका क्या नतीजा उनको हासिल होगा इस बात से कि अगर 10 दिन के लिए या 8 दिन के लिए आगे हो जाए तो उन्हें नतीजा क्या मिलेगा? कोई तब्दील हो जाएगा, कोई और चीज हो जाएगी, या किसी को खुश करने के लिए, या किसी की रजामंदी के लिए, या किसी की आशीर्वाद के लिए, या किसी को ये कहने के लिए ठीक है जी आपकी बात भी मान लेते हैं, हम कह देते हैं कुछ दिन के लिए आगे कर दिया। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। किसकी बात आपके ख्याल में वो मान रहे होंगे? कौन चाहता है कि ये कहा जाए कि इलेक्शंस आगे करने हैं? देखें, जिनको इलेक्शन के नतायज का खौफ है, मैं एक बात तो समझता हूं कि जो जेल में हैं वो भी और जो जेल से बाहर हैं, जो माजी के और आज के लाडले, वो उनका असासा हैं हमारे सिस्टम का। हमारा सिस्टम ही अगर कुछ रियायत मांग रहा है तो मांग रहा होगा कि दिनों की, 4 दिनों की, 8 दिनों की, 1 महीने की, कितने महीनों की, लामहदूद मुद्दत के लिए जब भी चाहता होगा कि सिस्टम मांग रहा होगा। सिस्टम के अलावा कोई नहीं मांग रहा होगा, और कोई भी नहीं था। नहीं, मैं वही कर रहा हूं। सब लोग ये चाहते हैं कि इलेक्शन हूं, तो अब ऐसी बातें लेना, ऐसी बातें कहना, वो जो है समझ में आने वाली बात नहीं है। और जरदारी साहब क्यों कह रहे हैं ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। बिलावल तो वही कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने। मैं फिर ये सवाल इसलिए करी हूँ कि कोई कंफ्यूजन है कि बहुत सारी बातों पर मुख्तलिफ जो है डायरेक्शंस की बातें आती हैं बिलावल की तरफ से और जरदारी साहब की तरफ से। लाडले भी सर आपको पता है ना, दोनों के फर्क हैं, कल के इंटरव्यू के बाद साबित हो गया, क्योंकि जरदारी साहब कहते हैं कि नहीं लाडला एक ही है, और वो हवाला इमरान खान का दे रहे थे। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि नहीं लाडले जो है वो नवाज शरीफ है। वो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। कंफ्यूजन मौजूद है, इस तरह का कोई वो नहीं है कि हम कहें कि जनाब इसमें साफ बात नहीं है। बात सीधी है कि वो भी लाडले हैं, ये भी लाडले हैं, और उनका लाड जो है 81 में उठाया गया, फिर 85 में उठाया गया, फिर 88 में उठाया गया, फिर 90 में उठाया गया, फिर 93 में उठाया गया, फिर उनका लाड 97 में उठाया गया। उसके बाद उनका लाड जो है वो सिर्फ 2002 में मुश्किल में है। उसके बाद उनके लाड उठाए जा रहे हैं लगातार,
और इनको 2017 में आकर इनके साथ ज्यादती हुई है, सचमुच की ज्यादती हुई है। और एक और लाडला लाया गया, उस लाडले को पाला जा रहा था, उसको आगे कर दिया गया, वो फेल हुआ, उसके बावजूद में लाडला अब भी लाडला है, कोई उसका मसला नहीं है, उसका मेनू भी ठीक है, खाना भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लाडला है, उसकी पॉपुलैरिटी को डाउन नहीं किया जा रहा है। ये सिस्टम अगर चाहे तो लोगों को गाली बना देता है भाई। चले, मैं इस बारे में तो कमेंट ले चुकी हूँ इम्तियाज आलम साहब से कि इलेक्शंस में इल्तवा की बात क्यों कर रही हैं सियासी जमातें। सर, थोड़ा सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त एक आउटलुक है उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? एक राय ये भी पाई जाती है कि पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं ये शिकायत करी है कि किसी और को लाडला क्यों बना लिया, हम भी थे, हमें लाडला बनाना चाहिए था। मुझसे पूछ रही है? जी जी इम्तियाज सर। देखिए, मैं एक बुनियादी बात करना चाहता हूँ। बुनियादी बात यह है कि 1970 के इंतखाब के बाद हमारी रियासत ने कानों को हाथ लगाए कि वो अवाम को हक के राय नहीं दे, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में वो नताइज आए जो इस्टेब्लिशमेंट के ख्वाब ख्याल में नहीं थे, और सारा मनसूबा याहिया खान का और उसकी क्लिक का धरा का धरा रह गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर कोई इंतखाब पाकिस्तान में साफ और शफाफ नहीं हुआ। मतलब क्या है कि पाकिस्तान में अवाम की सॉवरेनिटी नहीं मानी जाती। इस मामले में पार्टियां मैदान में उतरती हैं, फिर समझौते कर लेती हैं, फिर वो अवाम की इक़्तिदार आला से कान पकड़ने लगती हैं। वजीर आजम क्या समझने लगता है कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, इक़्तिदार आला का मालिक हूँ। उसका झगड़ा असल जो इक़्तिदार का मालिक है उससे हो जाता है, और फिर ये क्राइसिस हम दर क्राइसिस देख रहे हैं। जब तक ये रूट कॉज नहीं तय होगी कि पाकिस्तान ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना है या रूल ऑफ मार्शल लॉ होना है, एक स्टेट ऑफ मार्शल रूल होना है, तो अभी तक ये तय नहीं हुआ है। ये जो बीच का मामला है इसे हम हाइब्रिड निजाम कह रहे हैं। एक हाइब्रिड निजाम गया है जो बनाया गया था 2018 में, अब दूसरे की तैयारी हो रही है। अब ये जो पार्टियां जो कह रही है ना इंतखाबात से भागने की बात हो रही है, और उसकी वजह ये है कि जिसे आज ज़ेर अताब लाया गया है इमरान खान और उसकी पार्टी को, वो बहुत पॉपुलर है केपी में और पंजाब में। उनसे अभी तक मैनिपुलेट नहीं हो पा रहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि इस पार्टी के उम्मीदवार अगर मैदान में आ गए पंजाब के हलकों में और खैबर पख्तूनख्वा के हलकों में, तो यहाँ पे क्या होगा। सर, सियासी जमातें खुद भी डर रही हैं। आपको लगता है सियासी जमातें खुद भी खौफजदा है ग्राउंड पे जो पॉपुलैरिटी है उससे, कि कैसे फेस करेंगे आवाम को जाके? ये यकीनन खतरा यही है। और अगर ये नहीं हुआ मामला हल, जो कि मुझे हल होता नजर नहीं आता, और अब वक्त कम रह गया है, इमरान खान के खिलाफ अभी तक कोई केस मेजोरिटी की तरफ जाने में काफी महीने साल भी लग सकते हैं, और कम से कम 6, 7, 8 महीने तो लग ही जाएंगे। अगर इसी सुप्रीम कोर्ट तक किसी जाए तो कैसे इमरान खान को निकालेंगे? असल मुश्किल वो है। सर, एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो थोड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वैसे भी आने वाले इलेक्शंस के अंदर क्या मुस्तकबिल है, क्योंकि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो तो हो गए, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन, कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो क्या कोई मुश्किल वहां पर भी उसका सामना करना पड़ सकता है पीटीआई को? हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल मैंने छोड़ा था मुजाहिद बरेलवी साहब से, किस तरीके से देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आने वाले इलेक्शंस के अंदर? आप क्या कहाँ उनको स्टैंड करता हुआ देखते हैं? सर्टिफिकेट अभी तक इशू नहीं किया गया इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, तो बल्ले का निशान भी क्या आपको खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है? तो सर, आपका मासूमाना सवाल है, और मुझे तो पता नहीं है, ये अभी तक इत्तला के पता नहीं, हमें तो शायद खैर अब तो खैर अच्छा हो गया, वरना तो पहले वो जिस तरह कहते थे ना, निकाह टूट जाता है नाम नहीं लिया, तब तो खैर सब तक है नाम भी ले। तो ये सब कुछ अभी तो नजर आ रहा है, जो बहुत ही गाढ़े लफ्ज़ में कहूँगा कि यानी मैंने तो पहली बार सुना है कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई सवाल उठाए जाएं, और किस ढिठाई से इलेक्शन कमीशन जो है उनके इलेक्शन को, आपने सुना ये जो बाकी उन्होंने कोई तकरीबन 63 पार्टियों को दिए हैं निशान, 63 होंगी ना सब, ये छोटी बड़ी पार्टी, वो तो ये तो आप 8-10 बड़ी नजर आ रही हैं, शायद इससे भी ज्यादा हों, 50 से ज्यादा पार्टी है। किसी पार्टी का आपने इतनी तफसीलें नहीं सुना कि उनकी इंट्रा पार्टी, मौलाना फजल रहमान की पार्टी का सुना कि कोई इलेक्शन का इंट्रा पार्टी हुए थे? आपने एमकेएम का सुना था कि वो तो पार्टी ही नहीं है, अभी पतंग लिए बैठे हुए हैं हमारे लंदन वाले। उनसे पूछा इंट्रा पार्टी क्या है? तो क्या ये सब आंखों में धूल झोंक रहे हैं? क्या लोगों को बेवकूफ समझते हैं?
या तो मैं अक्सर कहता हूँ या तो अहमकों की जन्नत वो रहते हैं और अहमकों के दरमियान, या हमें समझते हैं कि हम अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि हमें यही नहीं पता कि सिर्फ एक पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन के उसको बल्ला ना मिले, वो हिस्सा ना ले सके, वो नायल हो गए। भाई आप बार बार सियासी पार्टियों को गैर सियासी तरीके से नायल करा दे के, भुट्टो से लेकर इवन मैं नवाज शरीफ को कहूंगा कितनी बार आपने निकाला, लेकर आप नाकाम हो चुके हैं। अगर आप गैर सियासी तरीके से अदालतों के जरिए इस तरीके से किसी पार्टी को इलेक्शन कमीशन के जरिए बाहर करेंगे, बाहर नहीं कर सकते। इसमें तो एक और इजाफा हुआ है कि 2 करोड़ 40 लाख वोटर भी आ गया और सोशल मीडिया भी आ गया है। हाँ। ये इन लोगों को क्या, जो गेम प्लानर को ये नहीं पता कि क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब बिल्कुल माजी में भी ये तजुर्बात भी किए गए हैं सर। नैप को खत्म किया, एएनपी बनी, 3 पीस वाली पीपल्स पार्टी को खत्म किया, तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनी, एएनपी बनी। क्या मिसालें दूं, उससे पहले आजाद पाकिस्तान पार्टी थी, बंगाल की अवामी लीग थी, बाद में हमी ने उसको फिर सलूट दिया शेख मुजीबुर रहमान को। अब छोड़िए इन बातों को। फिर मैंने कहा ना कि ये सॉरी टू से मैं नहीं समझता कि शायद कोई वो लोग जो मैंने कहा ना कि ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ नहीं, वो और हाँ। पूरी कौम को और आम लोगों को, जो 25 करोड़ लोगों वाकई, वो जालिब साहब ने कहा था ना 10 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम, क्या बनेंगे हुक्मरान। तो ये जो अभी तक समझते हैं 25 करोड़ लोग गधे हैं, यानी ये इंसान नहीं है, इनकी सोच नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। हाँ। इन्हें सब कुछ पता है, जो गेम प्लानर को सब कुछ पता है। सर थोड़ा सा ये, क्योंकि लगारी साहब की मौजूदगी है, मैं फायदा उठाना चाहती हूँ। सर ये नया नारा कोई लगाया है बिलावल भुट्टो साहब ने, इसको आप कैसे देख रहे हैं? वो कहते हैं मियाँ तेरे जानिसार, बशीर मेमन और राव अनवार। ये कोई खतरा है जो बिलावल साहब को नजर आ रहा है, खासतौर पे राव अनवार साहब के मंजर आम पे दोबारा इतने अरसे के बाद आने की वजह से? क्यों कहा उन्होंने? ये भी सिस्टम का काम है ना कि हुले आता है, ऐसी ऐसी चीजें निकाल कर लाता है जिसके बारे में कभी नहीं सोचा जा रहा होता है। अच्छा, बशीर मेमन साहब तो जाहिर है वो मटियारी जिले से हैं, बताएं तो सही वो कहां से जाकर किस जगह से काउंसिलर का इलेक्शन जीत सकते हैं? खुला छोड़ दिया जाए, कोई भी लाकर बिठा जाए जो उनके सामने। सर सिंध के सदर बन गए वो अपनी जमात के, नून लीग के भी बन जाए, सदर मुमलिकत भी बन जाए, तब भी सिंध के अंदर किसी एक हल्के से भी नहीं जीत सकते। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे दोस्त हैं बहुत मेरे साथ उनके साथ इज्जत का रिश्ता है और मैं जानता हूँ उन्हें। और इसी तरह से राव अनवार कल तक क्या थे, फिर आकर उठाकर उनको बिठाया गया, झाड़ पूछ किया गया और बताया गया कि ये पारसा बताएंगे कि फलां चोर कौन है और फलां बदमाश कौन है, ये बताएंगे। जब पूरे के पूरे पिछले 5-8 साल से कातिल और टारगेट किलर और इस तरह के जो खिताबात पा रहा था, अब उसको बड़ा शरीफ और काबिल शहादत शख्सियत के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये सिस्टम लाता है ना, सिस्टम के पास ये चीजें मौजूद हैं, जब चाहेगा उठाकर निकाल देगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर, क्योंकि अगला सिस्टम जो भी आए, इलेक्टेड सिस्टम जो भी आएगा, उसकी मुद्दत 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं होगी। ये लाडला जो अभी आज अडाला में बैठा है, इसको दोबारा लाने की कोशिश की जाएगी, पर थोड़ा सा बोतल में बंद करके, लेकिन लाया इसी को जाएगा। ये लाडले बदले जाते रहेंगे, सिस्टम यही चलेगा, ये चमन यूं ही रहेगा। तो बिलावल साहब को सर यही गुस्सा है कि लाडलों की इस फहरिस्त में उनका नाम क्यों नहीं है? जी क्या फरमाया? मैंने कहा बिलावल साहब को यही गुस्सा है फिर कि लाडलों की फहरिस्त में बिलावल साहब का नाम क्यों नहीं है? बिलावल की ख्वाहिश है तो खुदा करे कि बिलावल किसी अपनी ख्वाहिश में कामयाब ना हो। अगर उनकी ये ख्वाहिश हो तो वो कामयाब ना हो। चले, लाडला बनना चाहते तो अल्लाह करे वो कभी भी लाडला ना बने, कभी भी वज़ीर आज़म ना बने। चले, मेरे पास वक्त भी थोड़ा सा महदूद है। इम्तियाज़ आलम साहब सर ये ज़रूर कह दीजिएगा कि अब जो मैंने इब्तदाई में बात कही थी, जो कुछ हर्डल्स थे नवाज शरीफ साहब की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वापसी के लिए, और फिर जाहिर है वो वज़ीर आज़म कह रहे हैं वो बनेंगे 4थी मरतबा, तो वो एक बड़ा हर्डल था वो आज ख़त्म हो गया। ताहयात ना अहली वाला हर्डल भी अब आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो लगारी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उसको भी अगर टेकअप कर लिया गया है तो फिर शायद वो भी ख़त्म हो रहा होगा। अब वो तो तबसरे में आ गई है बात, जो रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस के कि 62-63 की जो 3 शिकें हैं, उसमें एक में 5 साल सजा है, एक में 3 साल सजा है, एक में 2 साल सजा है, और फिर कानून आ गया है। वहाँ चीफ जस्टिस ने कहा है कि या तो वो जो इलेक्शन एक्ट है वो रहेगा या फिर वो फैसला रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ जो हो रहा है सिस्टम के अंदर, जो करेक्शंस भी हो रही हैं, वो जिस तरह के मौजूदा हालात बन गए हैं उसमें वो करेक्शंस को भी लोग मनफी तरीके से लेंगे। जिस तरह नवाज शरीफ अच्छे भले वो उनका बयानिया था कोर्ट को इज्जत दो का, जिससे उन्होंने तलाक दे दी,
अब तलाक देने के बाद उन्हें ख्याल हुआ कि भाई उनकी तो हमारे पंजाब में बिल्कुल जमीन पे आ गई है, तो करें क्या। फिर वो बीच में बोलने लगते हैं, तो फिर वो तकादा करते हैं कि हमें हमवार मैदान दिया जाए, इजाला किया जाए पिछली तमाम उसका। मतलब क्या है कि प्लेट में रख के उन्हें रजाई दे दिए जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसे इंतखाबात को अवाम कबूल न पहले किया है, न अब करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप सब पार्टियों को इवन प्लेइंग फील्ड से, तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन में जाए, पीपल्स पार्टी भी जाए, मुस्लिम लीग भी जाए, आप कम से कम एक साफ सुथरे इंतखाबात तो करवा दें। लगता ये है कि वो भी नहीं होने जा रहे, और इंतखाबात होंगे इसी शर्त पे कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को मैदान से निकाल बाहर किया जाए। तो ऐसी सूरत में उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। जिस 2 साल की बात कर रहे हैं हमारे लगारी साहब, मुझे तो लगता ही है कि वो रिजल्ट आते ही वो उन रिजल्ट पे सवाल उठ जाएंगे और कोई केओस जो है वो हो जाएगा। सर वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद ज़रूर आपसे इस इशू पर बात करती। सभी लोग, या शफाफियत तो जाहिर है वो उस पर डिबेट की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी वो ऑफकोर्स उसके ऊपर बहुत सारे इस वक्त शकों शुबहात भी हैं, बहुत सारे अभाम भी हैं। आपका बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आलम साहब आपके वक्त के लिए। नज़ीर लगाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर मुजाहिद बरेलवी साहब के शुक्रगुजार ने प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।